तो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज जो व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वह है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम उस वर्ण के भेद, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ेंगे और इसके प्रस्तुत करता है धरित्री डेका। तो वर्ण के अंतर्गत स्वर वर्ण को आज हम पढ़ेंगे। भाग 1 में स्वर वर्ण को पढ़ेंगे। वर्ण को जानने से पहले भाषा के बारे में थोड़ा जानना होगा, क्योंकि वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से ही भाषा की सृष्टि होती है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम भाषा के बारे में जान लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं? सृष्टि के सभी जीवों में केवल मानव ही अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करने की क्षमता रखता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य विचारों के आदान प्रदान के बिना नहीं रह सकता। अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए या फिर दूसरे के भावों को समझने के लिए मनुष्य को भाषा का सहारा लेना ही पड़ता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। इस तरह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। तो भाषा के 2 भेद माने गए हैं। मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से करते हैं, या तो बोलकर या फिर लिखकर। बोलकर यदि मनुष्य अपनी बातों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, और यदि मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का यह लिखित रूप ही यानी लिखित भाषा ही सार्थक तथा मानक रूप है। तो इस तरह से आगे हम वर्ण के बारे में जान लेते हैं। अब बच्चों, वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, आइए उसको जानते हैं। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। प्राय अक्षर शब्द का प्रयोग वर्णमाला के वर्णों के लिए भी किया जाता है। अ, क, म, च आदि ये सारे क्या है, ये ध्वनियाँ हैं और ये सार्थक ध्वनियाँ हैं, और ये सार्थक ध्वनियाँ ही वास्तव में वर्ण कहलाती है। तो इस तरह वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण के भेदों में आइए हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यानी कि वर्ण के 2 भेद किए गए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहला जो भेद है वह है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा इस प्रकार है: जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की संख्या 11 होती है। अंग और अह भी, यानी कि कुछ विद्वानों ने अंग और अह को भी स्वरों के अंतर्गत ही मान लिया है। इन स्वरों की कुछ मात्राएं भी निर्धारित की गई है जिससे कि शब्द का निर्माण होता है। आइए बच्चों, देखते हैं उनकी मात्राएं कौन कौन सी है। अ की कोई मात्रा नहीं है, यानी अगर हम फल लिखते हैं तो इस शब्द में कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। आ की मात्रा से जो शब्द बना है वह है ब में अगर आ की मात्रा और ज में यदि आ की मात्रा लगा देते हैं तो बाजा। इस तरह से अगर क में अगर आ की मात्रा लगाकर न लिखते हैं तो कान। इस तरह के बहुत सारे शब्द बनते हैं। ई यानी कि छोटी ई भी कहते हैं इसको। द में अगर छोटी ई लगा दिया और ना लिख दिया तो दिन बन जाता है। और बड़ी ई जैसे कि लीची बनी। ऊ छोटा ऊ, सुन। ऊ से दूर शब्द बना। री से गृह बना। ए से पेड़। ऐ से पैर। ओ से मोर और औ से पौधा। यानी कि ये तो सिर्फ एक एक उदाहरण दे करके बताया गया है बच्चों, लेकिन इससे इन सारे स्वर वर्ण से बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है।
और इनकी मात्राओं की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि इनकी मात्राएं अगर गलत लगा दी जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मान लो यदि दिन में अगर छोटे की मात्रा द में लगा करके न लिखते हैं तो दिन बनता है, जिसका अर्थ है दिन, सवेरा होना, यानी कि दोपहर का समय, दिन का समय। लेकिन अगर हम इसके अंतर्गत द में अगर बड़ी लगा देते हैं और न लिखते हैं तो दिन हो जाता है, जिसका अर्थ है दिन दुखिया, यानी कि गरीब। इस तरह से मात्राओं के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होने की भी संभावना होती है। तो आइए आगे हम स्वर के भेद को जान लेते हैं। स्वर के 3 भेद माने गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे स्वर है। लेकिन स्वरों में कुछ ऐसे स्वर भी है जिनके उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये 4 है और वे हैं अ, ई, उ और री। इसके बाद दीर्घ स्वर, दूसरा भेद स्वर के अंतर्गत है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से ये 7 जो है दीर्घ स्वर है। स्वरों का जो अंतिम भेद है, तीसरा भेद है, वो है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है ओम। ओम का उच्चारण करते समय इसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगा, यानी तिगुना समय लगा, इसीलिए इसको प्लुत स्वर कहा गया है। लेकिन वर्तमान समय में प्लुत स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण में ही किया जाता है। कहने का मतलब है कि आजकल धीरे धीरे इस तरह के शब्द प्राय लुप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ण के अंतर्गत जो है अयोगवाह भी एक वर्ग है। अयोगवाह का अर्थ होता है अ के योग से अर्थ ग्रहण करने वाला वर्ण। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन है। इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से होता है, अंग और आ। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने इनको स्वरों के अंतर्गत मान लिया है, तो किसी विद्वानों ने कोई विद्वानों ने इनको अलग से भेद करके बताया है, क्योंकि ये ना तो स्वर कहलाते हैं और ना ही व्यंजन, और इनका जो ये अ के योग से होता है और इनका उच्चारण भी व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से ही होता है। अयोगवाह 2 प्रकार के हैं, जैसे हमने बताया अंग और अ। उसी को अनुस्वार और विसर्ग कहा गया है। अनुस्वार का जो चिन्ह है वो बिंदु है। जैसे बहुत सारे शब्द बनते हैं बिंदु के प्रयोग से, संत, शांत, जंगल, पंखा आदि शब्द। और विसर्ग का मतलब है 2 बिंदु, इसका चिन्ह है 2 बिंदु। जैसे कि शब्द बनते हैं प्रातः, अतः, पुनः। यानी कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से ह का उच्चारण होता है। कहने का मतलब है प्रातः अगर हम बोलते हैं तो उसमें ह उच्चारित हो रहा है। इस तरह से अनुस्वार और विसर्ग जो है अयोगवाह के ही अंतर्गत माने गए हैं। इसके अतिरिक्त जब हम स्वर वर्ण पढ़ते हैं तो फिर कुछ अनुनासिक स्वर को भी जान लेते हैं। अनुनासिक स्वर वे होते हैं जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं और जिसका सूचक चंद्र बिंदु होता है। यानी कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हमारे मुख और नाक से होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आँख, हंसना, ऊँट। इनको जब हम वर्णों को जब हम उच्चारण करते हैं
तो इनके उच्चारण में हमारे मुख और नाक से ही जो है ध्वनि निकलती है। यही कारण है कि इनको अनुनासिक कहा गया है और इसका जो चिन्ह है वो है चंद्र बिंदु। इसके अतिरिक्त जिन वर्णों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, इस तरह के भी वर्ण होते हैं जहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं लगा दी जाती है लेकिन वहाँ पर अनुनासिक होता है, लेकिन वहाँ जगह की कमी के कारण वहाँ सिर्फ बिंदु के रूप में ही उसको दिखाया जाता है। कहने का मतलब है कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जहाँ पर अनुनासिक स्वर का प्रयोग होता है लेकिन वहाँ मात्राओं में जगह की कमी होने के कारण चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करके बिंदु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनका उच्चारण वास्तव में अनुनासिक स्वर की तरह ही होता है, जैसे मैं, क्यों आदि इसके उदाहरण हैं। तो हम बच्चों इस तरह से हमने वर्ण को जान लिया और वर्ण के अंतर्गत हमने स्वर को जाना और स्वर में ही हमने स्वर के भेदों को भी जाना। अगर इन्हीं वर्णों को यदि एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाए तो उसे वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्गों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। तो स्वर और व्यंजन वर्ण को कुल मिला दिया जाए तो इस तरह से हिंदी व्याकरण में 52 वर्ण हमें मिलता है। तो आगे जो है इस तरह से यहाँ पर किस तरह से ये 52 वर्ण बने उसको हम देख लेते हैं। 11 स्वर है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर है। इसके अतिरिक्त अंग और अ यानी अनुस्वार और विसर्ग को भी अगर हम गिनती करते हैं तो ये 2 है। फिर उसके बाद क से लेकर के म जो कि स्पर्श व्यंजन है ये 25 है। य, र, ल, व ये 4 है और श, 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 ह ये ऊष्म व्यंजन 4 है। इसके अतिरिक्त क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, ये भी 4 है। और ड, र और ढ, र ये द्विगुण व्यंजन को भी अगर हम मान लेते हैं वर्णों के अंतर्गत ये 2 है। और इस तरह से जो है पूरे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हमें मिलते हैं। तो बच्चों स्वरों से हम बहुत सुंदर कविता भी बना सकते हैं और इसको हम गीत की तरह गा भी सकते हैं। अ से लेकर के जो है री तक किस तरह से इसके कविता बनती है आइए देखते हैं। अनार है लाल लाल, आम है पीला, इमली खाई मीठी खट्टी, एक है मीठा और रसीला, उल्लू बोले आधी रात, ऊद रही पानी में नाच, एक एड़ी अभी दिखाओ, ऐनक पहनकर मत इतराओ, ओखली में कुट्टा है धान, औरत करे बहुत से काम, री को भी भूलो ना, स्वर लड़ी की तोड़ो ना। इस तरह से वर्ण के अंतर्गत हमने स्वर वर्ण को पढ़ा और स्वर वर्ण में ही हमने एक बहुत सुंदर कविता को भी जान लिया, या हम कविता भी बना सकते हैं। इसी के साथ स्वर वर्ण यहीं पर समाप्त होता है। भाग 2 में फिर मुलाकात होगी बच्चों व्यंजन वर्ण के साथ में। तब तक सभी को धन्यवाद।